अरुणिमा, एक बहुत अच्छा स्टॉक मिला है। फंडामेंटल्स बढ़िया है, बिजनेस भी अच्छा है और ईपीएस ग्रोथ भी है। अब बस मोमेंटम आने की वेट है। 6 hours later. मोमेंटम आया क्या? आने ही वाला है। Several months later. यार प्लीज बता मोमेंटम आ गया है। हाँ यार, बस आने ही वाला है। हौसला रख। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. मोमेंटम आया क्या? बस आने ही वाला है। पता है प्रॉब्लम क्या है? हर इन्वेस्टर को चाहिए मल्टी बैगर स्टॉक, लेकिन मल्टी बैगर सिर्फ ईपीएस ग्रोथ से नहीं आता। जब पीई रेशियो री-रेट होता है तब स्टॉक और तेजी से ग्रो होता है। ये बात अगर तूने पहले बताई होती तो आज हम दोनों आईपीओ में अप्लाई करने की बजाय खुद का आईपीओ लॉन्च कर रहे होते। उसके लिए ना 20 साल पीछे चलते हैं। हाय मारुनिमा एंड ग्रो के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो अभी ब्रॉडर मार्केट ऑल टाइम हाई से नीचे है। ये अपने ऑल टाइम हाई पर है और इसके साथ साथ हम इनकी फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे। ब्रेकआउट स्टॉक्स, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बट इसके पीछे का लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्टार्ट विद दिस एक एग्जांपल लेते हैं। रिमेंबर 2016 में रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था। 2007 से लेकर 2017 तक रिलायंस का स्टॉक फ्लैट एक कंसोलिडेशन में था, कोई भी रिटर्न्स नहीं। फिर 2017 में स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है और अगले 3-4 सालों में स्टॉक ने लगभग 300% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। 80-20 रूल याद है? द परेटो प्रिंसिपल, वो मार्केट में भी काम करता है। लंबा कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आता है दैट क्रिएट्स अ मल्टी बैगर। अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, लेट्स गेट इनटू द स्टॉक डीप डाइव। हमारा पहला स्टॉक है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चेन है विद 19 हॉस्पिटल्स अक्रॉस 6 सिटीज। इसमें से 13 हॉस्पिटल्स तो NABH अक्रेडिटेड है। कंपनी के पास 835 प्लस डॉक्टर्स का नेटवर्क है और 1935 बेड्स की टोटल कैपेसिटी है। लेकिन रेनबो हॉस्पिटल्स को यूनिक क्या बनाता है? सबसे पहले तो कंपनी का 24/7 फोकस है ऑन वन एजेंडा, चाइल्ड केयर। मैनेजमेंट ने तो ओपनली बोला है रेनबो हॉस्पिटल्स का सबसे बड़ा कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है? उसका नीश पर फोकस करना, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने में नहीं। दूसरा है कंपनीज फोकस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर। अब इसके साथ साथ रेनबो हॉस्पिटल्स ने अपने इंटीरियर्स को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया है, एंड दैट्स कीपिंग इन माइंड अ चाइल्ड फ्रेंडली हॉस्पिटल। इस चीज़ के लिए ना अच्छा खासा कैपेक्स भी एलोकेटेड रहता है। बट प्लॉट ट्विस्ट, इंटीरियर पे कैपेक्स करने के बाद भी ऑन एन एवरेज एक हॉस्पिटल का पे बैक पीरियड लगभग 1.5 से 2 साल का है। और यही नहीं, 30-35% यूटिलाइजेशन पर कंपनी एक हॉस्पिटल को प्रॉफिटेबल बना लेती है। बेड कैपेसिटी बाय ज्योग्राफिकल एरिया के लिए ये टेबल देखिए। क्या कंपनी अपने 1935 बेड कैपेसिटी को एक्सपैंड करेगी? जी हाँ, अगले 3 सालों में रेनबो हॉस्पिटल अपनी बेड कैपेसिटी 1935 से 40% बढ़ाकर 2715 बेड्स टारगेट कर रही है। रेवेन्यू बाय सेगमेंट की बात करें तो 88% हॉस्पिटल सर्विसेज से, 10% फार्मेसी और रिमेनिंग 2% मेडिकल सर्विस फीस जनरेट करते हैं। फार्मेसी एंड का रेवेन्यू बढ़ाने और उसके थ्रू ग्रोथ ड्राइव करने के लिए कंपनी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, बटरफ्लाई एसेंशियल्स। इसे कंपनी एक नीश रिटेल सेगमेंट फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन पर फोकस करेगी। स्टॉक का वीकली चार्ट देखें तो अप्रैल 2023 में एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट आया था। इसके बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। 2024 अप्रैल में कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देने का अटेम्प्ट किया, जो कि फेल हो गया, एंड देन द स्टॉक करेक्टेड। हालांकि गिरते वक्त स्टॉक ने हिस्टोरिक सपोर्ट लेवल मेंटेन करते हुए वहां से बाउंस किया। प्राइस एक्शन बेसिस के अकॉर्डिंग स्टॉक ने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस ब्रेक से पहले टाइट रेंज में कंप्रेशन किया, वो स्ट्रेंथ के चांसेस बढ़ा देता है। और वैसे ही हुआ। करंटली द स्टॉक ट्रेड्स एट अ न्यू ऑल टाइम हाई लेवल। डाउ थियोरी के अकॉर्डिंग जब तक 1400 लेवल्स इंटैक्ट है, स्टॉक का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। फाइनेंशियल्स का एक ट्रेंड देखें तो पिछले 3 सालों में जहां सेल्स 26% कैगर से बढ़ रही है, वहां प्रॉफिट 75% कैगर से। बॉटम लाइन लगभग 3 टाइम्स स्पीड से ग्रो हुआ है कंपेयर टू द टॉप लाइन। इसके पीछे के रीजंस के लिए ये टेबल देखिए। जहां FY 21-24 में सेल्स 2 टाइम्स से बढ़े, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2.61 टाइम्स से बढ़े और नेट प्रॉफिट तो 5.45 टाइम्स से बढ़ा। समझते हैं कि इसके रीजंस क्या है। अक्रॉस ऑल एक्सपेंसेस फ्रंट इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके लिए भी ये टेबल देखिए जो ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स में देखने को मिली।
पिछले एक साल की बात करें तो इन पेशेंट और आउट पेशेंट वॉल्यूम्स दोनों 20% से ज़्यादा बढ़े। इसके साथ साथ डिलीवरी वॉल्यूम्स 12% से बढ़े हैं। ऑल्सो दो चीज़ें बढ़ी है, बेड कैपेसिटी एंड ऑपरेशनल बेड कैपेसिटी दोनों 18% से ग्रो हुए हैं। नाउ बेड कैपेसिटी क्या है? ये कंपनी की टोटल अवेलेबल बेड्स को इंडिकेट करता है वर्सेस ऑपरेशनल बेड्स, यानी कि वो जो सर्विस के लिए यूजेबल है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये ग्रोथ मोस्टली न्यू हॉस्पिटल से आई है। अब ऑक्यूपेंसी रेट की बात करते हैं। ये डिनोट करता है कि टोटल बेड्स में कितने बेड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। Q2 FY25 में वो लगभग 60% रही। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि कंपनी के नए ओपन हुए हॉस्पिटल्स भी 40% प्लस ऑक्यूपेंसी रख रहे हैं। इन्हीं सब रीजंस के चलते H1 FY25 में रेवेन्यू 21% से बढ़ा है। इसके साथ साथ कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑक्यूपाइड ईयर ऑन ईयर गिरता दिखा है। रेनबो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने 30% प्लस मार्जिन मेंटेन करने का गाइडेंस भी दिया है। बैलेंस शीट के की हाइलाइट्स देखें तो कंपनी के पास इन टर्म्स ऑफ बोरोइंग बस लीज लायबिलिटीज हैं। एज सच कोई लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स नहीं है। पिछले 2 सालों में कंपनी ने अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इक्विटी से पैसा रेज किया है, जो बढ़ते फिक्स्ड एसेट्स में विजिबल है। कंपनी अपने सप्लायर्स को 180 दिनों में पैसे देती है और रिसीवेबल्स लगभग 20 दिनों में कलेक्ट कर लेती है। क्योंकि हॉस्पिटल मेजरली कैश या एडवांस पर चलने वाला बिजनेस है, इसी वजह से कैश कन्वर्जन साइकिल भी नेगेटिव है। लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट द वीकनेसेस और रिस्क। सबसे पहले तो ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन एक बहुत बड़ा रिस्क है। कंपनी की टोटल कैपेसिटी देखते हैं। Hyderabad alone accounts for 48.5% and Southern India accounts for 98.76%। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी एनालाइज करते हैं। पिछले 4-5 क्वार्टर्स का टाइम होराइजन देखते हैं। जहाँ DIIs अपना स्टेक कम करी है, वही FIIs have been adding स्टेक क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रोमोटर और पब्लिक शेयर होल्डिंग लगभग सेम है। तो ये थी रेनबो हॉस्पिटल की कहानी। अब चलते हैं अपनी दूसरे स्टॉक पे, विच इज KIMS लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। KIMS एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है, डोमिनेटिंग मेजरली इन सदर्न इंडिया। KIMS का यूनिक ऑपरेटिंग मॉडल से कंपनी अच्छे डॉक्टर्स के साथ साथ इस चीज पर भी फोकस करती है कि क्वालिटी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक अफोर्डेबल प्राइस पर मिल जाए। स्पेशलिटी मिक्स के लिए ये टेबल देखिए। अब समझते हैं कि H1 FY25 का मेजॉरिटी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया। वेल दैट वाज कार्डियक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरो साइंसेज एंड अदर से ये जनरेट हुआ था। कंपनी के पास करंटली टोटल 4610 बेड्स हैं एंड इसमें से 87.5% यानी 4038 ऑपरेशनल क्वालिटी में है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक हॉस्पिटल के लिए ये है उनकी बेड ऑक्यूपेंसी रेट। KIMS ने H1 FY25 के अकॉर्डिंग 47.5% का फिगर क्लॉक किया, जो ईयर ऑन ईयर कम हुई है फ्रॉम 55.2%। दूसरे इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स देखें तो H1 FY25 में ईयर ऑन ईयर इन पेशेंट वॉल्यूम्स 8.3% से बढ़े। ऑन दी अदर हैंड आउट पेशेंट वॉल्यूम्स में 11.2% ग्रोथ दिखी है। एवरेज रेवेन्यू पर बेड ऑक्यूपाइड भी लगभग 22% से बढ़ा। पहले क्या था 31,406 रुपीज़, फिर ये बढ़ के 38,335 रुपीज़ हो गया। अब ये सब रीजंस की वजह से H2 FY25 में रेवेन्यू 16.7% से बढ़ा ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। EBITDA में अराउंड 20% की ग्रोथ देखने को मिली और मार्जिन्स भी 70 बेसिस पॉइंट से बढ़े। इनफैक्ट KIMS के मैनेजमेंट ने 27 to 28% EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दिया है फॉर द ईयर। अब गाइडेंस के साथ साथ अगर हम फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक देखें तो आने वाले कुछ सालों में कंपनी अपनी बेड कैपेसिटी 40% यानी 1885 बेड्स एक्सपेंशन टारगेट कर रही है। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ साथ 2 हॉस्पिटल्स में O&M कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले हैं, जिसका 5% रेवेन्यू KIMS को मिलेगा। आने वाले 1 साल में KIMS नए हॉस्पिटल्स को कमेंस करने वाला है, जैसे वाइजैक, कन्नूर, गुंटूर एंड नासिक। कंपनी का मानना है विद इन 12 मंथ्स नासिक भी ब्रेक इवन हो जाएगा। वेल दैट इज की मैनेजमेंट का कहना है कि अंटिल दैट टाइम 30 to 40 करोड़ रुपीस का EBITDA लॉस रहेगा। इसके साथ साथ अगर स्टेट स्पेसिफिक बात करें तो केरला से कंपनी 25% EBITDA मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहा है। कंपनी सनशाइन हॉस्पिटल से 40 to 50% और नागपुर से 25% मार्जिन उम्मीद कर रही है। बैलेंस शीट एनालाइज करें तो कंपनी का डेट उनके रिजर्व्स ग्रोथ से भी ज्यादा जल्दी बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अराउंड 850 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। लेकिन अब ये देखना जरूरी है कि बढ़ता डेट पर मैनेजमेंट का ध्यान है कि नहीं। Q2 FY25 कॉन कॉल की माने तो मैनेजमेंट का कहना है कि वो 2 times डेट टू EBITDA रेशियो के साथ कंफर्टेबल है एंड विद इन दैट लिमिट ही रखेंगे। चलिए अब डिटेल में स्टॉक का प्राइस स्ट्रक्चर समझते हैं। KIMS स्टॉक ने IPO करने के इनिशियल 2 साल तक कंसोलिडेशन किया, जिसका ब्रेकआउट 2023 में देखने को मिला, फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग अप मूव। हालांकि अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो द सेम पैटर्न कंटिन्यूड। स्टॉक फिर से लगभग 1 साल के लिए कंसोलिडेट किया और जब ब्रेकआउट आया एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिला। KIMS का प्राइस स्ट्रक्चर टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत बड़ा फैक्टर हाईलाइट करता है एंड दैट इज कि स्टॉक में यूजुअली एक स्ट्रॉन्ग अप मूव एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद आता है। एज पर प्राइस एक्शन बेसिक्स, जितना लंबा कंसोलिडेशन उसका ब्रेकआउट के बाद
वैसा ही मूव। रिसेंटली जब सितंबर के बाद ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन था और इंडिविजुअल स्टॉक्स काफी गिरे, KIMS का प्राइस उसी ड्यूरेशन में कंसोलिडेट किया और फिर जब मार्केट सिचुएशन स्टेबल हुई, KIMS ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे दिया था। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग जब तक 550 लेवल इंटैक्ट है, स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने के चांसेस ज्यादा है। कंपनी ने पिछले 2 डेकेड से कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। हालांकि ऑफ कोर्स पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की कोई अश्योरेंस नहीं रखता, इसलिए हमें कंपनी की वीकनेसेस और रिस्क को भी अच्छे से देखना चाहिए। जैसे कि ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क विद आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, कंपनी का 74% रेवेन्यू इन्हीं 2 क्लस्टर से जनरेट होता है। बीइंग अ हॉस्पिटल बिजनेस, ग्रोथ और कैपेक्स एक ही कॉइन के 2 पहलू है। वॉल्यूम ग्रोथ लाने के लिए कंपनी को कैपेक्स करना ही पड़ेगा, जो अगर डेट फंडेड रहा तो लेवरेज ऐड करेगा बिजनेस के लिए, और कंपनी का डेट ऑलरेडी अलार्मिंगली हाई है। रेगुलेटरी रिस्क को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता हॉस्पिटल सेक्टर में। इसके चलते कंपनी का अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पे ज्यादा प्राइसिंग पावर कंट्रोल नहीं रहता। ग्रोथ ज्यादातर वॉल्यूम से ही ड्राइव हो सकती है। विद दैट हम अपने एनालिसिस के एंड पे आते हैं। इस वीडियो में हमने 2 स्टॉक्स का टेक्नो फंडा एनालिसिस किया। ऑफ कोर्स एज ऑलवेज ये स्टॉक्स बस इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल से, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज करें। जाते जाते डोंट मिस द रीडिंग रिसोर्सेज जो हमने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। आप बताइए इस करेक्शन के बाद आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है? कॉमेंट्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली बार। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.